फर्ज करिए आप पटना में रहते हैं और आपने अपने रिश्तेदारों से मिलने रांची जाना है। आपने सारी तैयारियां कर ली और एंड मोमेंट पे आप नहीं जा पाए क्योंकि आपका वीजा नहीं लगा। अजीब सा लगता है ना सुनने में, बट ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सच्चाई है। दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम presenting you the new video in the series of Northeast videos। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जितने लोगों ने भी आप लोगों में से देखा है, हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। हम, मैं और आप, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और उसको एक बार पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने दो ऐसे देशों के बारे में बात की थी जिनका तकरीबन सारा का सारा बॉर्डर एक तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ लगता है। ये दो देश हैं बांग्लादेश और बर्मा। और इन दो देशों में जो कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा। और इन दो देशों में बहुत कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ये दोनों अनस्टेबल कंट्रीज हैं। बांग्लादेश एक ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल डिजास्टर है और बर्मा वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनऑफिशियल ड्रग इकोनॉमी है और बॉर्डर्स हमारे पोरस हैं। तो वहां पे जो कुछ भी होगा वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को और बाकी पूरे के पूरे देश को इंपैक्ट करेगा। तो मैंने ये सोचा कि उसके बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि हम अपने ट्रिप पे वहां जा तो रहे नहीं है। सो नाउ दैट वी आर थ्रू विद दैट एंड वी आर क्लियर दैट वट एवर हैपन्स देयर ओवर विच वी हैव गॉट वेरी लिटिल कंट्रोल, उसका इंपैक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता रहेगा। तो अब हम अपने देश के अंदर आते हैं और अपने नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं विच इज यूनिक टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर आप हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में रहते हैं तो हो सकता है उनमें से एक या तकरीबन सारी चीजें आपने ना देखी हो, जो नॉर्थ ईस्ट को हर एक दिन देखना पड़ता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर यूनिक टू द नॉर्थ ईस्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर हम एक एंटिटी मान लें तो नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है 98% बॉर्डर जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ लगता है और सिर्फ 2% बॉर्डर जो है एक छोटा सा पैच है जो मेनलैंड इंडिया के साथ लगता है। तो फर्ज करिए आप पटना में रहते हैं और आपको अपने नेबरिंग स्टेट झारखंड में अपने रिलेटिव से मिलने जाना है। आपने सारी तैयारियां कर ली, बातचीत हो गई और लास्ट मोमेंट पे आप नहीं जा पाए क्योंकि आपका वीजा नहीं लगा। अजीब सा लगता है हम लोगों को जो मेनलैंड इंडिया में रहते हैं उनको सुन के, बट नॉर्थ ईस्ट के लिए ये रियलिटी है, क्योंकि उनका तकरीबन 98% बॉर्डर इंटरनेशनल है। तो अगर उन्होंने अपने नेबर्स के पास जाना है तो उनको वीजा चाहिए। अगर लीगली जाना है, इलीगली तो आते जाते रहिए, आते जाते रहते भी हैं लोग, बट ये एक हकीकत है। अगली चीज जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में यूनिक है वो है फील ऑफ द टाइम। जैसे अगर आप मान लो सुबह के 6 बज रहे हैं तो एक 6 बजे मेनलैंड में, दिल्ली में, मुंबई में और बाकी जगहों में एक माहौल होता है, सूरज उग रहा होता है एंड एक जेनरिक टाइप का माहौल है जो बाकी जगह कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट में वो अलग है। 6 बजे सुबह अगर दिल्ली में सूरज उग रहा होगा तो नॉर्थ ईस्ट में सूरज को उग के 2 घंटे हो चुके होंगे। सो टाइम तो पूरे हिंदुस्तान में सेम है, घड़ियां सेम वक्त दिखाती है, बट जो उस वक्त का फील है वो नॉर्थ ईस्ट में अलग है। जैसे कि 10 बजे जब दफ्तर खुलते हैं, ऑफिसेस खुलते हैं, तो उस वक्त एक माहौल होता है, एक टाइम का एक फील होता है। अगर आप दिल्ली के टाइम के फील को मेघालय, शिलोंग के टाइम के फील के साथ कंपेयर करें तो वहां का फील तकरीबन 12 बजे दोपहर का होता है। सो इस हिसाब से अगर देखें, अगर 10 से 5 का ऑफिस चल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में 12 से 7 का ऑफिस चल रहा है। तो अब आते हैं अगली यूनिक चीज पे, और
अगला यूनिकनेस ये है दैट नॉर्थ ईस्ट वाज नेवर ए पार्ट ऑफ इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। सम पार्ट, थोड़ा सा एक हिस्सा था जो आसाम का था, वो ब्रिटिश कंट्रोल में था, उसके बियॉन्ड तो अंग्रेज भी नहीं गए। पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, बल्क ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा बना 1947 में। तो हमारे भूगोल तो मिल गए, बट हमारे इतिहास मिले हुए नहीं है। जितना इतिहास मैं जानता हूं, जितना समझता हूं, हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में मेनलैंड इंडिया का कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट का रेफरेंस काफी कम आता है या नहीं आता है, मैंने नहीं देखा है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे कि अर्जुन की 2 धर्मपत्नियां उलूपी और चित्रांगदा, वो नागालैंड और मणिपुर की प्रिंसेस थी। भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी, वो अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती थी। और भीम की धर्मपत्नी हिडिंबा असम के दिमासा ट्राइब को बिलोंग करती थी। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बट उसके अलावा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई कनेक्ट नहीं है। सो हमारे भूगोल तो अब मिल गए हैं, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया नाउ, बट इतिहास हमारे अलग है और ये एक डिफरेंस पैदा करते हैं। और बात जब इतिहास की चल रही है तो थोड़ा रीसेंट पास्ट में चलते हैं। 1947 में आजादी के आसपास एक ऐसा माहौल बना था कि आसाम, और जब मैं आसाम कहता हूं तो उस वक्त का नॉर्थ ईस्ट तकरीबन आसाम ही था, क्योंकि बाकी स्टेट्स तो बाद में बने हैं। तो एक ऐसा माहौल बना था कि आसाम ईस्ट बंगाल में चला जाए, एंड एज यू नो ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। हमारे कई सारे नेशनल कद्दावर नेता भी ऐसे थे जो ये मानते थे कि इनको ईस्ट पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, क्योंकि ये बैकवर्ड स्टेट्स हैं और ये हमारे प्रोग्रेस को भी स्लो कर देंगे। उस वक्त कुछ असम के लोकल नेता और उनकी जिद, जिसने ऐसा होने से बचाया और जिसकी वजह से असम एंड नॉर्थ ईस्ट आज हमारे देश का हिस्सा है। अगर वैसा हो गया होता तो हिंदुस्तान का जो मैप है, जो आज के डेट में ऐसा दिखता है, वो एक्चुअली ऐसा होता है। सो हैट्स ऑफ टू देम। There are few people who do wonderful things and go as unsung heroes. We'll talk about them as we get along with the journey. अब कुछ statistics की बात करते हैं। North East has about 7 to 8% of total land area of India, और यहाँ की आबादी हिंदुस्तान की 4% आबादी है। पर North East has 25% of India's forest, 25% जंगलात, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है कि आपके देश का कम से कम 25% एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। सो 4% लैंड एरिया में 25% फॉरेस्ट, दैट्स ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बात और है जो हम सबों को जानना चाहिए। इंडिया का पार्टीशन हुआ था, सबको पता है, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। बट आमतौर पे रेस्ट ऑफ द इंडिया के पार्टीशन को, इंडिया के वेस्ट में जो पार्टीशन हुआ था उससे एसोसिएट करता है। काफी बड़ा पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ था, नरसंहार हुए थे, पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, पीपल लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज, पीपल लॉस्ट एवरीथिंग। बट वो एक मैस स्केल पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ था जो एक बार हुआ था, और उसके बाद बॉर्डर्स बंद हो गए थे। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता नहीं है कि ऐसा ही पार्टीशन ईस्ट में भी हुआ था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान 2 जगह पे बना था, और उस पार्टीशन की बात ज्यादा की नहीं जाती है। इनफैक्ट हमारे ईस्ट में तो मल्टीपल पार्टीशंस हुए हैं। सबसे पहले जब 1826 के आई थिंक 1826 में the British took away Assam from Burma, the tribes got separated, क्योंकि उनके बीच में बाउंड्रीज का तो कॉन्सेप्ट था नहीं। उसके बाद 1947 जब इंडिपेंडेंस हुआ, बांग्लादेश went away, tribes got separated। उसके बाद 1971 वॉर हुआ, एक मैस स्केल पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ। असम अपने अंदर ही बंटता रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट में तीन स्टेट होते थे, असम,
मणिपुर एंड त्रिपुरा, अब 7 हैं। ये सारे आसाम के अंदर से निकले हैं और ये आसाम भी बार बार पार्टीशन होता रहा। सो जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट वाइल द वेस्टर्न फ्रंट सॉ वन पार्टीशन एंड उस पे मूवीज बनी है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है एंड सबको पता है, द नॉर्थ ईस्ट हैज सीन मल्टीपल पार्टीशंस। कई सारे पार्टीशंस हुए हैं और वो भी खत्म नहीं हुआ है। मास स्केल पॉपुलेशन मूवमेंट चल रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर भी एक स्टेट के अंदर से एक ट्राइबल स्टेट निकालते हैं तो उसमें उस ट्राइब के अलावा जो लोग रह रहे हैं वो आउटसाइडर हो जाते हैं, उनको मूव करना पड़ता है। सो दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी अबाउट नॉर्थ ईस्ट, जो हम में से कई लोग शायद नहीं समझते हैं या कभी उस पर ध्यान ना दिया हो। हमारे देश की सरकार में नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। नॉर्थ ईस्ट के में 7 स्टेट्स हैं जैसा आपको पता है। अगर उसमें से असम को निकाल दें तो बाकी 6 स्टेट्स में 3 ऐसे स्टेट हैं जिनमें पार्लियामेंट की सिर्फ एक ही सीट है, एक एमपी आता है वहां से, और बाकी 3 स्टेट ऐसे हैं जहां से 2-2 एमपी आते हैं। सो ये टोटल मिला के हुए 9 सीट्स। अकेले यूपी के 80 हैं। तो सेंटर में इनकी आवाज और उसका वजन कितना होता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। एक और बात जो यूनिक है नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में एक वेल इवॉल्व्ड रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। इनफैक्ट उनका सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारा का सारा ट्रेड वो रिवर्स पे बेस्ड था। ये आप इस मैप पे देख पा रहे हैं। ये जो सारी नीली लकीरें हैं ये रिवर्स हैं और इसके ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था। ये विद इन द लैंड बाउंड्रीज भी ट्रांसपोर्टेशन होता था और अल्टीमेटली ये सी के साथ भी कनेक्ट करता था। पार्टीशन ने इस रिवर ट्रांसपोर्टेशन पे ब्रेक लगा दिया। अभी आप क्रॉस करके बांग्लादेश नहीं जा सकते। उसका नतीजा क्या हुआ? ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हजारों सालों से एक इवॉल्व्ड सिस्टम था, तो और किसी सिस्टम की जरूरत पड़ी नहीं। तो सड़कें नहीं बनी, रेलवे लाइंस नहीं बने, और जब यह रिवर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो एक मेजर क्राइसिस आ गई। उसके बाद ये लैंड के थ्रू, रेलवे लाइंस के थ्रू, रोड्स के थ्रू एक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, जो कि अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुअर है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, अगरतला जो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहां से बे ऑफ बंगाल इन बांग्लादेश इज जस्ट अबाउट 150-160 किलोमीटर्स। बट क्योंकि आप वहां जा नहीं सकते तो नेक्स्ट पोर्ट इज कैलकाटा, वो 2200 किलोमीटर पे है। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। और ये जो रोड और रेलवे नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, विच इज वर्क इन प्रोग्रेस, इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। एक और चीज जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में यूनिक है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। नागालैंड, मिजोरम इज अबाउट 90% क्रिश्चियंस, मेघालय में तकरीबन 80% क्रिश्चियंस हैं, बाकी स्टेट्स में 40 से 50% क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स की वजह से ही वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि दैट इज बिकॉज ऑफ द मिशनरीज जो वहां पे गई थी, नॉर्थ ईस्ट की जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया से आगे हैं। तभी आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जहां जहां भी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है वहां ये लोग दिखाई देते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कॉल सेंटर्स, यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के काफी भाई बहन देखने को मिलते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में इनर लाइन परमिट है। इसका मतलब है कि अगर आपको एज एन इंडियन सिटीजन भी नॉर्थ ईस्ट के उन स्टेट्स में जाना है तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा। और इसका मतलब समझ में आता है क्योंकि बाहर वाले जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं, ट्राइबल्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और यही
नॉर्थ ईस्ट की पूरी फसाद का काफी सारा जड़ रहा है। तो एक इनर लाइन परमिट है, ये ब्रिटिश ने शुरू किया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको तकरीबन उसी शेप में फॉलो किया जा रहा है। ये बात तो समझ में आती है, इसकी वजह भी समझ में आती है। बट एक और बात जो शायद बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनका 2000 किलोमीटर का बॉर्डर बर्मा के साथ लगता है, वहां पे एक रूल है कि 15 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स, इंडियंस ऑन द बर्मा साइड एंड बर्मीज ऑन द इंडियन साइड, वो आ सकते हैं, उनको ये फ्री मूवमेंट करने की इजाजत है। ये बात समझ में नहीं आती एंड विच इज प्रीटी यूनिक, क्योंकि आप अगर एक फिक्स्ड जगह पे लोगों को रोकेंगे नहीं, अगर अपने बॉर्डर्स को डिफाइन नहीं करेंगे, तो इस तरह के मूवमेंट से बॉर्डर बिल्कुल पोरस हो जाता है। और आप 15 किलोमीटर के बाद अगर उसने 20 जाना है, 25 जाना है, 50 जाना है या पूरा ही देश में आ जाना है, उसको आप कैसे रोक पाएंगे? एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, जब जैसे अभी हमने बात किया कि हजारों किलोमीटर का एक पोरस बॉर्डर है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसमें मूवमेंट की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, पर आपको मेनलैंड इंडिया से बाय रोड और बाय रेल अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो एक सिर्फ 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये आप मैप पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा बाय रोड और बाय रेल नॉर्थ ईस्ट जाने का और कोई तरीका नहीं है। हिंदुस्तान में तकरीबन 635 लिस्टेड ट्राइब्स हैं, इनमें से 200 नॉर्थ ईस्ट में है, 8% ऑफ लैंड एरिया, 4% ऑफ पॉपुलेशन और 200 ट्राइब्स। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर इंडिया, जिन्होंने जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में उसका एक सर्वे किया था। तो ये लिस्ट बना था तकरीबन 350 लैंग्वेजेस का, 350 से 350 लैंग्वेजेस का। उसमें से 200 लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। सो 200 ट्राइब्स हैं, तकरीबन उतनी ही लैंग्वेजेस हैं, और ये लैंग्वेजेस एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। हर एक ट्राइब की एक अलग भाषा है जो दूसरा ट्राइब नहीं समझता है। और सबसे छोटा ट्राइब with a unique language, with a different language is only 1000 strong, उसमें सिर्फ 1000 लोग हैं। एक और यूनिक चीज है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बहुत बड़ा हिस्सा इज टैक्स फ्री, एंड दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द ट्राइबल एरिया। तो वहां के लोग किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको टैक्स नहीं लगता है, वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, बट एक सिस्टम है तकरीबन काफी सारे स्टेट्स में, और उसका मैं आई विटनेस हूं, जहां वो इंसर्जेंट्स को और अंडरग्राउंड वर्कर्स को टैक्स देते हैं। तो एक अलग तरह का टैक्सेशन सिस्टम वहां पे चलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो वर्ड है आदिवासी, वो पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली आसाम में ये जो टर्म आदिवासी है, ये टी गार्डन्स में जो लेबरर्स काम करते हैं उनके 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 लिए यूज किया जाता है। उनका जो खानदान, उनके बाल बच्चे वहां रह रहे हैं, उनके लिए यूज किया जा सकता है। तो अभी तक जो हमने नॉर्थ ईस्ट के यूनिकनेस की बात कर रहे थे, उसमें काफी कुछ ऐसा इमर्ज होके आ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है जो मेनलैंड इंडिया में है। बट अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो स्पोर्ट्स के एरिया में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इतने छोटे एरिया और इतने छोटे पॉपुलेशन के बराबर के होने के बावजूद भी उनका कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स इज एट पार विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया, इफ नॉट मोर। मैरी कॉम, दीपा कर्मकार, बाइचिंग भूटिया और कई सारे इंडिविजुअल एक्सेलेंस वाले की पर्सनालिटीज, और इंडिया के जितने भी टीम गेम्स हैं उसको आप देखें तो उसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं। इनफैक्ट अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेन हो रहे
स्पोर्ट्स एस्पायरेंट्स की, फ्यूचर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो एक बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, और उसके अलावा उसमें बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन लड़कियों का है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो मेरा अभी तक ये सारी चीजें बताने का मकसद आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं था। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम मेनलैंड इंडिया में शहरों में गाँव में रहते हैं तो हमारी रोजमर्रा की डे टू डे जिंदगी में हमें उनमें से कोई एक भी चीज फेस नहीं करनी पड़ती या देखनी नहीं पड़ती, या शायद हमको उसका तजुर्बा ना हो, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ऐसी बहुत सारी और चीजें भी होंगी जो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं, बट कुछ तो यूनिक है वहां पे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स विच इज यूनिक इन द नॉर्थ ईस्ट तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई विल once again request you to give me your feedback। अभी तक तो आए नहीं है, but I think it's too early to start expecting feedbacks। but अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या ऐसी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। So that's all in this video। See you in the next one। Till then, this is Brigadier Anil Gautam wishing you Godspeed and above everything else, Jai Hind।